गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपका 12 बैच अब बहुत जल्द स्टार्ट हो रहा है। कब से स्टार्ट हो रहा है आप वीडियो के अंत तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगी बातें कि कब से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 12 बैच, लेकिन ऑफलाइन क्लास में। कैसा बेटा? ऑफलाइन, ऑनलाइन में अभी नहीं, ऑफलाइन क्लास में। आई बात समझ में? इस बार हम लोगों ने ठाना है कि हम लोग ऑफलाइन क्लास में 100 बाय 100 स्कोर करने वाले हैं। इसीलिए यहाँ पे पहले ही मैंने लिखा है तैयारी है 100 बाय 100 की, है ना। अब जो हम लोग क्लास करेंगे बेटा वो प्रॉपर वैसे सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से चलेंगे, ठीक है। 12 के लिए कब से क्लास स्टार्ट हो रही है, आगे क्या होने वाला है, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हम लोगों का मेन जो एम है वो ऑफलाइन क्लास के लिए अभी है। आई बात समझ में? चलिए एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन को आपको मैं दूंगा और कुछ आपका जो डाउट है उसको भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि बच्चे को जो है ना 12 के बच्चे को बहुत ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो किस किस बात पे दिक्कत होती है वो भी मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा। आई बात समझ में? चलो आ जाओ। पहला जो आपको है बेटा वो है आपका कि सर मेरा 11th पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, स्वाहा हो गया है, तो मैं क्या करूं इसमें? मेरा क्या मुझे 12 समझ में आएंगी? अब मैं आपको बता रहा हूं बेटा, आपको बिल्कुल 12 समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल आएगा। मैं ये समझता हूं कि जो डेटा मुझे रिसीव हुआ है उससे मैं ये बता सकता हूं कि 70% बच्चा जो है ना, 70% बच्चा जो है आपका बेटा, 70% कितना परसेंट? 70% जो बच्चा है उसका 11th पूरा गोल है, बर्बाद है ना। अब आप सवाल पूछोगे कि गुरुजी क्या 11th मेरा बर्बाद हो गया तो क्या मैं 12 में अच्छा कर सकता हूं? आप बिल्कुल अच्छा कर सकते हो, है ना। उसके लिए मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको काम करना है अभी 1 से 2 मंथ में, उस हिसाब से अब आगे आप काम करोगे। आई बात समझ में? चलिए तो पहला मैं आपको ये बता दे रहा हूं बेटा, अगर आपको 11th बर्बाद हो गया है तो बिल्कुल टेंशन ना ले, एकदम सुकून का जो है ना नींद ले, और साथ ही साथ क्या करें आप, जो 11th का कुछ चैप्टर है मैं अभी आगे बताऊंगा उसको आपको रिवीजन में लाना है, उसको आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है। अब आप बोलोगे कि सर मेरा तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, मैं कहां से पढ़ पाऊंगा? उसके लिए मैं हूं ना, पूरा सपोर्ट मेरा रहेगा बेटा आपको पूरी तरह से, है ना, ऑफलाइन क्लास में भी और ऑनलाइन क्लास में भी। आई बात समझ में? लेकिन चूंकि आज हम लोग ऑफलाइन क्लास के लिए डिस्कस कर रहा हूं इसलिए पूरी तरह से मैं आपको ऑफलाइन के बारे में ही आज बताऊंगा। तो आपको यह पता चल गया बेटा कि 11th अगर आपका बर्बाद हो गया है तो आपको डरने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको पूरी तरह से 12 के साथ साथ 11th का भी कुछ टॉपिक को क्लियर कराऊंगा। वो कैसे कराऊंगा जब आप ऑफलाइन बैच में आएंगे तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब बहुत सारा बच्चे का ये सवाल उठता है कि सर अगर मान लो कि मैं 12 का तैयारी कर रहा हूं, साथ में क्या मैं 11th का भी पढ़ सकता हूं? बिल्कुल पढ़ सकते हो। अगर 12 की तैयारी करने के बाद, यानी 12 में जो चैप्टर आपकी चल रही है वो चैप्टर आप समाप्त करने के बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा आपको टाइम मिल रहा है तो उस टाइम पे आप 11 का टॉपिक को भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? चलिए यहां तक तो बात समझ में आ गई बेटा कि 11th अगर आपका बर्बाद हो गया है तब आप 12 में कैसे तैयारी करें। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि 11th आपका बर्बाद हो गया तो क्या 12 में हम लोगों को समझ में आएगी मैथ्स? बिल्कुल समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप प्रॉपर वैसे आपको शुरुआत से ही मेहनत करनी होगी तभी। आई बात समझ में? चलिए अब थोड़ा थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं, तब अब आपको और ज़्यादा समझ में आएगी तो मुझे क्वेश्चन करने में भी आपको आसानी होगा, ठीक है। ये तो बात क्लियर होगी बेटा। दूसरा आ जाओ, सर कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है, कौन कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसको हम लोग 11th में पढ़ ले तो 12 हम लोगों का समझ में पूरा आ जाए, है ना। ऐसे मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको समझ में 12 चाहे आप 11th पढ़ो हो नहीं पढ़ो हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बेसिक अगर नॉलेज है तो आप 12 आराम से समझ सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है बेटा। चलो आ जाओ, अब हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा कि जो आपका क्लास 11th इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर इसको आप बेसिक इसका लेवल सिर्फ अगर आप जान लो तब आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी कि मुझे 12 समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। अब इधर आ जाओ बेटा, सबसे पहला आप जो टॉपिक देखेंगे वो हो जाएगा आपका इनइक्वालिटी। क्या होगा बेटा? आपको 12 में इनइक्वालिटी का बहुत यूज है, इसीलिए आप 11th का जो इनइक्वालिटी है उसको आपको पढ़ लेना है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर मान लो किसी बच्चे को 11th में दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे आपका ऐप में वीडियो अवेलेबल है, आप वीडियो देख के 11th का इनइक्वालिटी को कंप्लीट कर सकते हो, है ना, पूरी तरह से। ऑफलाइन के बच्चे को ये सुविधा है कि उसको ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी प्रोवाइड किया जाता है। तो जो बच्चे 12 में है उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ, वो अपना ऐप में जाएंगे और इनइक्वालिटी चैप्टर को देख लेंगे। आई बात समझ में? उससे क्लियर हो जाएगी बातें। उसके बाद दूसरा है बेटा आपको लॉगरिथम, है ना।
जो जो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है 12 के लिए, जिसका बेसिक आपको जानना जरूरी है, उसको मैं आपको बता दे रहा हूं। लॉगरिथम में आपको करना क्या है, उसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस कर लेना है अपने से, और उसके बाद प्रॉपर्टीज लॉग का आपको पढ़ लेना है। बस यही दो पे काम करना है, और कुछ सिंपल प्रॉब्लम लॉग का आपको पढ़ लेना, बना लेना है, बस लॉग आपका तैयार हो जाएगा। अब ये सपोर्ट आपको मिलेगा कहां से? तो ये सपोर्ट आपको मिलेगा ऐप से, है ना, जो आपका मैथ्स वर्ल्ड ऐप है उससे आपको सपोर्ट मिल जाएगा। आई बात समझ में? बहुत सारे ये बच्चे सोच रहे हैं कि सर क्या ऑफलाइन में भी ऐसा होगा? तो हम लोगों ने एक कोर्स को डिजाइन किया है 11th का, वो 20 क्लास का लेक्चर होगा बेटा। उस 20 क्लास में हम लोग 11th के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 12 में यूज होना है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। कितने क्लास में? मात्र 20 क्लास में, ऑफलाइन में। जो बच्चे ऑफलाइन में आएंगे उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, दूसरा क्या है 11th में? तो एपी, जीपी और एचपी आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है बेटा। एपी, जीपी और इसके बेसिक प्रॉपर्टीज, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, बस बेसिक आपको जानकारी रख लेनी है, क्योंकि कभी अगर 12 में मेरा यूज हो रहा है तो ये सब जानकारी रहनी चाहिए। उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम का भी बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जैसे एनसीआर का वैल्यू कैसे निकालते हैं, एनपीआर का वैल्यू कैसे निकालते हैं, फैक्टोरियल एन का वैल्यू क्या होता है, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू, 1 का वैल्यू, ये सारी बातों को आपको सीख लेना है। आई बात समझ में? और बेसिक जो फंडामेंटल बाइनोमियल थ्योरम है उसको भी एक्सपेंड करने आना चाहिए। बस ये 2-3 चीजें अगर आप समझ जाओगे बेटा, तो आपका बाइनोमियल का जो कॉन्सेप्ट 12 में यूज होना है वो चीज आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए ट्रिगोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही ज्यादा। लेकिन ट्रिगोमेट्री में सर हम लोग करेंगे क्या? तो ट्रिगोमेट्री में सबसे पहले बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए, है ना, कि ट्रिगोमेट्री में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, इस तरह का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए बस। उसके बाद आपको ग्राफ, सारे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ आना चाहिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा, सारे को आना चाहिए बेटा, ग्राफ सारे का आना चाहिए। उसके बाद फॉर्मूला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी बता चुका, अभी भी बता रहा हूं कि फॉर्मूला चाहे चैप्टर कोई भी हो, 12 हो, 11th हो, कोई भी चैप्टर हो, सारे चैप्टर में आपको फॉर्मूला आपके ब्लड के एक एक कण में मौजूद रहना चाहिए, तभी बात बन पाएगी। आई बात समझ में बेटा? चलो, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब आप बोलोगे कि गुरुजी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, पाराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला, क्या सारा पढ़ना पड़ेगा? अगर आप सारा पढ़ लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको पूरा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को 12 में देखना है। तो 12 को देखते हुए अगर आपको पढ़ा जाए तो स्ट्रेट लाइन में अगर लोगे बेटा, तो आपको स्ट्रेट लाइन का जो फॉर्म है ना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो फॉर्म है उसको आपको रख लेना है, जैसे स्लोप वगैरह ये सब देख लेना है। बस इतना सा छोटा मोटा ग्राफ, y बराबर x का, y बराबर माइनस x का, y बराबर mx प्लस c का, इस तरह का आपको ग्राफ देख लेना है। आई बात समझ में क्या? इतना अगर आप काम कर लोगे बेटा तो आपका 11th कंप्लीट हो गया, ये समझ लो 12 के लिए। यानी 12 अगर आपको समझना है तो इतना सारा चीज आपको कंप्लीट करना ही होगा। अब आप बोलोगे कि गुरुजी ठीक है, मैं ये समझ रहा हूं कि इतना मुझे कंप्लीट करना है, मैं कहीं कोचिंग भी नहीं करा, या फिर कहीं कोचिंग करा तो मुझे समझ में ही बात नहीं आई, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं बेटा कि ये सारा चीज आपको मैं 20 क्लास में ऑफलाइन में देने वाला हूं। कितने क्लास में? 20 क्लास में। उसके लिए क्लास अलग से लगेगा, उसका आपको मैं पूरा 20 क्लास में ये पूरा टॉपिक मैं खत्म करने वाला हूं। क्या बात समझ में आ गई? जो न्यू बच्चे एडमिशन लेंगे, जो पुराने बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं वो तो है ही। अब आ जाओ कि अगर गुरुजी मान लो कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, ऑफलाइन में ये दिक्कत हो जाती है ना, इंडिविजुअल में खास करके, कि गुरुजी कहीं मेरे पास क्लास दूसरे जगह पे है, टाइम नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूं उसके लिए? तो आपके लिए एक सुविधा है बेटा। वो सुविधा किसके लिए, किसका है? ऐप का। आप ऐप के माध्यम से भी पूरा डिटेल में ये सारा टॉपिक आप पढ़ सकते हो, कोई पैसा नहीं है, फ्री है आपके लिए। और आप तो अब तो खुश हो गया ना कि फ्री है आपके लिए, पूरा आप पढ़ सकते हो। लेकिन आपको ऑफलाइन में 12 में एडमिशन लेना ही है। आई बात समझ में? चलिए, ये टॉपिक तो मेरा क्लियर हो गया बेटा। अब आगे आ जाओ, क्या उस पे अगर हम लोग आ जाते हैं बेटा, तो ये है, क्या मुझे सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ना चाहिए? अब जैसे ही 12 आ जाता है तो बहुत सारे बच्चे को मैं देखता हूं कि वो पहले जो है ना अपना सपना लेके आता है कि मुझे जेई का तैयारी करना है, एनडीए का तैयारी करना है, लेकिन जैसे ही 12 आता है तो या तो उनका टीचर भी उनको सपोर्ट करना बंद कर दे, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो बच्चा खुद डिमोटिवेट होके ये करने लगे कि नहीं सर, मुझे 11 अभी 12 पे ही फोकस करना है और जेई पे फोकस नहीं करना, मुझे सिर्फ 12 पे। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, जो आपका 12 का सिलेबस है वो आपका जेई का भी सिलेबस है, तो आप क्यों नहीं जेई का और एनडीए का तैयारी करोगे? आप बताओ। आपको एक ही साथ आपका 12 का भी तैयारी हो जाएगी बेटा, जेई का भी और एनडीए का भी तैयारी हो जाएगी। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, बस
एनएम सर के साथ रहना है आपको, है ना। जो भी ड्यूटी आपका है, जो मैं आपको बताऊं क्लासरूम में कि ऐसे ऐसे काम करना है, आप उतना काम करेंगे तो बिल्कुल आप तैयार हो सकते हो 12 के साथ जेई के लिए। अब मैं आपको बता रहा हूं, जो बच्चा सिर्फ और सिर्फ 12 पढ़ना चाहता है उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। जिसको सिर्फ 12 पढ़ना है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पढ़ सकता है। उसके लिए बैच भी हम लोगों ने अलग करके रखा है ऑफलाइन में, ठीक है, कि 12 का बैच बिल्कुल अलग है। और 12 के साथ साथ अगर आप 11 12 के साथ साथ जेई, यानी 12 के साथ जेई का प्रिपरेशन करो या 12 के साथ एनडीए का प्रिपरेशन करो, दोनों के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं, दोनों साथ साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका 11 बर्बाद हो गया तब भी कोई बात नहीं है, तब भी आपका जेई का क्वेश्चन बनेगा, आपका एनडीए क्वेश्चन बनेगा। लेकिन आप एक चीज नोट कर लो कि आपको एक भी क्लास छोड़ना नहीं है। अगर आप क्लास छोड़ोगे बेटा तो खुद ही खुद समझ में नहीं आएगा, है ना, खुद ब खुद आपको समझ में बातें नहीं आएंगी। इसलिए बिल्कुल क्लास ना छोड़ें, है ना, गैप बिल्कुल ना करें। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि 12 के साथ आप जेई का आराम से तैयारी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? तो ये कन्फ्यूजन भी दूर हो गया कि मुझे बोर्ड लेवल के साथ साथ जेई का तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका जेई लेवल का तैयारी हो गया, एनडीए लेवल का तैयारी हो गई बेटा, तो उस स्थिति में बोर्ड आप तो फोड़ के आओगे, है ना, 100 में 100 नंबर लेके आओगे। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? चलिए, ये कंफ्यूजन भी दूर हो गया बेटा आपका। अब आगे मैं बढ़ रहा हूं, 12 बोर्ड की तैयारी कैसे करें। अच्छा हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, है ना। ये सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर तैयारी कैसे करें। ठीक है, मान लिए सब कुछ हो गया, सब कुछ समझ गए कि 11 बर्बाद हो गया, सब कुछ कि बोर्ड के साथ जेई पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, सब कुछ मैं समझ रहा हूं। लेकिन 12 के साथ बोर्ड का तैयारी ना, 12 बोर्ड का तैयारी हम लोग कैसे करें, तो मैं आपको बता रहा हूँ। चाहे आपका बोर्ड कोई भी हो, या तो यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, ठीक है, कोई भी बोर्ड हो, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे मैं आप बता रहा हूँ। पहली बात तो ये कि आप एनसीईआरटी बुक को लेंगे। किस बुक को लेंगे बेटा? एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक आपका मस्ट है। क्यों? ये इसलिए आपको ज़रूरी है बेटा, क्योंकि सारे बोर्ड के एग्जाम में, चाहे कोई भी बोर्ड आप दे रहे हो, सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो एनसीईआरटी से ही आपका क्वेश्चन रहता है बेटा। इसलिए आप हर हाल में एनसीईआरटी को कम से कम 5 बार बनाना है। कितने बार बनाना है बेटा? 5 बार। और मैं क्लास में आपको करवाऊंगा, बिल्कुल टेंशन ना लें, ठीक है। चलिए, दूसरा बोर्ड मॉडल डीपीपी। बोर्ड लेवल का जो डीपीपी होता है बेटा, उसको भी आपको सॉल्व करना है, क्योंकि अब जो है ना ऑब्जेक्टिव का जमाना आ गया है। बिहार बोर्ड में तो आपको 50 ऑब्जेक्टिव, 50% ऑब्जेक्टिव है। इसलिए आपको हर हाल में जो डीपीपी मिलेगा आपको, वो आपको बनाना ही बनाना है। इतना हो गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये चीज जो है ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, ये देखा गया है कि आपका बोर्ड कोई भी हो, प्रीवियस ईयर जो रहता है वो लगभग 70 से 80% क्वेश्चन वही रहता है जो आपने प्रीवियस ईयर से पूछा हुआ है ना। पहले जो भी बोर्ड आपका रिस्पेक्टेड बोर्ड है, वो बोर्ड में जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, वही क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको 70% रिपीट होता है बेटा आपके बोर्ड में। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक कम से कम आप 10 बार बना लो। कितने बार? 10 बार। 12 के लिए आप 10 बार जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक बना लो, तो आपको बहुत बेहतर हो जाएगा। 12 में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको 90+ नंबर लाना है, 90+ नंबर लाना है, 100 में 100 नंबर लाना है, तो आपको 2-3 काम प्रॉपर वैसे काम करना है। पहली बात तो आपका क्लास नहीं छूटना चाहिए। एनसीईआरटी को 5 बार बना लें आप, बोर्ड मॉडल पेपर को जो है ना वो बना लें, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को तो 10 से 15 बार बना लें, तो आपका 100 में 100 नंबर आ जाएगा बेटा। 90+ तो कोई काट ही नहीं सकता। आई बात समझ में? चलिए गुरुजी, ये भी बात हो गई। क्या आगे और कोई इन्फॉर्मेशन है? बिल्कुल है। सबसे बच्चों को देखो, बच्चे पढ़ाई करे नहीं करे उससे मतलब नहीं है, लेकिन सबसे पहला उसके दिमाग में ये घूमता है कि सर हम लोगों का सिलेबस कब खत्म हो रहा है ना। सिलेबस खत्म होना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई करे या नहीं पढ़े, लेकिन सिलेबस खत्म होनी ही चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए बेटा। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर सिलेबस खत्म ही नहीं होगा तो दिमाग में आपका टेंशन रहना ही रहना है। इसलिए आपको सिलेबस बिल्कुल खत्म होना चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने जो डेडलाइन तैयार की है और या टाइम तैयार की है, वो टाइम है आपका 15 दिसंबर, है ना। 15 दिसंबर तक आपका जो है ना बेटा, ये 15 दिसंबर आपका 15 दिसंबर तक आपका सिलेबस 12 पूरी तरह से समाप्त कर देंगे हम लोग, पूरी तरह से। कुछ आपको खाली बाकी नहीं रखेंगे। 15 दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा,
चलिए बहुत बढ़िया गुरुजी। 15 दिसंबर तक हम लोगों का सिलेबस, हम लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि सिलेबस कब खत्म होगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ 15 दिसंबर तक आपका सिलेबस समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपको लौटना नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोगों का ऐप में भी क्लास इस बार से ये फैसिलिटी दे रहे हैं, खास करके ऑफलाइन के बच्चों को, कि हम लोगों का ऐप में भी क्लास स्टार्ट होगा और यूट्यूब में भी साथ साथ क्लास स्टार्ट होगा। ऐप में क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, उसमें हम लोग इधर उधर कुछ नहीं, और यूट्यूब में आपको लाइव लेक्चर मिलेगा। दो ही चीज़ है ना। जो ऑफलाइन में बच्चे हैं उनके लिए ऐप में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, शुरुआत से ही वो चलता रहेगा, और यूट्यूब में आपको 1 शॉर्ट वीडियो लाइव लेक्चर के साथ आएगा। आई बात समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये तो बात समझ में आ गई है कि 15 दिसंबर को हम लोगों का सिलेबस समाप्त होने वाला है। तो बात समझ में आ गई बेटा कि आपका सिलेबस कब समाप्त होना है, कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है ऑफलाइन में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि सर सबसे इम्पॉर्टेंट कि आखिर 12 का बैच हम लोगों का स्टार्ट कब से है, कब से हो रहा है। तो आप देख ही पा रहे हो बेटा कि ऑफलाइन में जो 12 स्टार्ट हो रहा है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। कितने अप्रैल से? 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। 1 अप्रैल से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है 12 का। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। 1 अप्रैल से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है 12 का। क्या मैं आपको अभी तक जो भी मैंने बताया क्या आपको पूरी तरह से समझ में आ गई बात? सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि स्टार्ट कब हो रहा है। तो स्टार्ट हो रहा है बेटा 1 अप्रैल से। कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 अप्रैल से। क्या बात समझ में आ गई? देखो बेटा, अगर आपको 12 में अच्छा मार्क्स लाना है, अगर आपको 12 में अच्छा मार्क्स लाना है तो आपको जितना मैं बताया हूँ उस पर काम करना है, और साथ ही साथ ऑफलाइन में आपको मैं बताता रहूँगा कि कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है। क्या बात समझ में आ गई? इस तरह से आप तैयारी करो बेटा। शुरुआत से ही बहुत सारे बच्चे जो है ना, शुरुआत में उसको पूरा मोटिवेट हो रहता है, पूरी तरह से तैयारी करने में झुकाव उसका जो है ना बोर्ड की तरफ रहता है, कोई दिक्कत नहीं मुझे। लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम बीतती है बेटा, वो बच्चा जो है ना पढ़ाई करना छोड़ देता है। अगर आप इस तरह से करोगे तो आपका कभी भी 100 में 100 नंबर नहीं आएगा, 90+ नंबर नहीं आएगा। वही बच्चा का आ सकता है जो शुरुआत से लेके अंत तक वो स्थिर रहे, सिंसियर रहे, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि वो अपना जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को पकड़ कर रहे, है ना। इसलिए मैं एक बात बता रहा हूँ बेटा, वो बात आपको याद रखना है अपने हमेशा दिमाग में, और ये आपको गुनगुनाते भी रहना है। क्या चीज़? वो चीज़, ना थका हूँ मैं ना हिम्मत हारी है, ना थका हूँ मैं ना हिम्मत हारी है, हौसले है बुलंद और सफ़र अभी मेरा जारी है, और सफ़र मेरा अभी जारी है। आज के लिए इतना ही बेटा। आप ये इन्फॉर्मेशन पूरा आपने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग अगले दिन मिलेंगे, और अगले दिन आपको और बेहतरीन सा इन्फॉर्मेशन हो, या बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट हो, या बेहतरीन सा आपको ट्रिक हो, वो मैं आपको दूंगा ऑनलाइन में। लेकिन ऑफलाइन के लिए इतना ही बेटा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।